हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लक्ष्मीकांत का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसका हमने पहला चैप्टर तो ख़त्म कर दिया। अब हम सेकंड चैप्टर में बढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारा देश कैसे चलेगा, उसके लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। संविधान का मतलब ये है कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता है कि सिस्टम कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट का काम कैसे होगा, कौन किसके पास कितना पावर होगा, वो सब संविधान में लिखा होता है। लेकिन इस संविधान बनाने का प्रोसेस क्या था, उसको कैसे बनाया गया, कौन-कौन से लोग थे, वही हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लक्ष्मीकांत का बुक कोई भी एडिशन हो, खोल के बस सिर्फ सुनते रहिएगा। मैं एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है। ये ग्रुप ऑफ पीपल लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यानी असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बस ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। तो कैसे बनी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया? एक टाइम की बात है, इंडिया अभी ब्रिटिश रूल के अंडर था। अभी ब्रिटिश रूल के अंदर ही था, आज़ाद नहीं हुआ था। लोग आज़ादी चाहते थे और साथ ही ये भी चाहते थे कि आज़ादी होने के बाद हमें अपना खुद का लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। भाई आज़ादी हो जाएगी तो हमें लॉ भी तो चाहिए कि देश कैसे चलाना है। तो आज़ादी होने के बाद हमको अपना खुद का लॉ भी चाहिए था, जिससे हम डिसाइड करें कि हमारा देश कैसे चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? आइडिया किसने दिया? 1934 में। ध्यान से सुनो, सबसे पहले एम एन रॉय नाम के एक थिंकर ने 1934 में ये आइडिया दिया, इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थ्रू। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या करेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। याद रखना कि आइडिया किसने दिया था। सीडीएस वगैरह एग्जाम में बहुत पूछता है ये सब चीज़ें। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब एक ग्रुप ऑफ लोग जो मिलके देश का संविधान बनाएंगे। समझ में आया ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सो एम एन रॉय ने सीड बो दी, आइडिया दिया। मतलब एम एन रॉय ने ही आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। समझ में आया? एम एन रॉय ने दिया था। सेकंड स्टेप क्या कहता है? कांग्रेस ने डिमांड किया 1935 में। अब ये आइडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पसंद आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब है उस टाइम पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी, अभी भी पार्टी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत मानी जानी काफ़ी बहुत पावरफुल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ये पसंद आया। तो उन्होंने 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया, यानी कांग्रेस ने किससे डिमांड किया? ब्रिटिश लोगों से डिमांड किया। ब्रिटिश लोगों से डिमांड किया कि हमको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ताकि हम आज़ाद हो जाए तो हमारा देश कैसे चलाएंगे वो डिसाइड करेंगे। तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थ्रू। समझ में आया? अब स्टेप 3 में क्या हुआ? नेहरू जी क्लियर विजन 1938 में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला, फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन लोग ही बनाएंगे, बिना किसी ब्रिटिश के इंटरफेरेंस से। यानी नेहरू जी ने 1938 में क्या बोला कि हम संविधान तो बनाएंगे लेकिन सिर्फ इंडियन लोग मिलकर ही बनाएंगे, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का काम नहीं होगा। और सब लोग वोट यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट किए असेंबलीज बनाएंगी। यानी जो असेंबली बनेगी ना, ये वोटिंग के थ्रू आएगी। सब लोग वोट करेंगे कि भाई असेंबली में ये लोग चाहिए, तो इनको वोट के थ्रू लाया जाएगा, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो भी वोट कैसे? सब लोग वोट करेंगे। पहले कैसे वोट होता था? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास एजुकेशन है, जो इनकम टैक्स भरता है कि नहीं, ये है स्टेटस किसके पास है किसके नहीं। लेकिन अब क्या बोलेंगे? किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वोट करेगा। वोट करने के बाद एक असेंबली बनेगी, सॉरी एक असेंबली बनेगी, वो असेंबली के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। फिर 1939 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करके ये बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। कभी कंफर्म हुआ? 1939 में। तो ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली हाँ बोला 1940 में, क्योंकि देखो कांग्रेस ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन मतलब एक पेपर पास किया, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि मुझे भैया चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेकिन ब्रिटिश सरकार से ने ये ऑफिशियली मान लिया, ठीक है हम तुमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे। ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहली बार डिमांड को मान लिया और ये अगस्त ऑफर यानी 1940 के नाम से फेमस हो गया। तो अगस्त ऑफर क्यों फेमस हो गया था? क्योंकि इंडियन लोगों ने क्या किया था? डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस चीज़ को लेके लिए एग्री हो गया था। तो एग्री हो गया था 1940 में, इसी को कहते हैं अगस्त ऑफर। स्टेप 5 क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। देखो 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इंडिया आया। उन्होंने प्रपोज किया कि वर्ल्ड वार के बाद हम इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिलेगा। तो देखो 40 में तो ब्रिटिश मान गया था, 42 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने बोला कि देखो अभी तो वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार के बाद हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का मौका दे देंगे। लेकिन ये प्लान मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया।
उनका कहना था हमें 2 अलग-अलग देश चाहिए हिंदू और मुस्लिम के लिए। अब मुस्लिम लीग क्या था? मुस्लिम लीग सिर्फ़ मुस्लिम के लिए फाइट करता था और जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, वो सबके लिए फाइट करता था। वो हिंदू-मुस्लिम के लिए नहीं, वो सबके लिए फाइट करता था। लेकिन मुस्लिम लीग सिर्फ़ मुस्लिम के लिए फाइट करते थे और इनको चाहिए था अलग देश मतलब पाकिस्तान चाहिए था। अब यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन क्या बोलता है 1942 में ब्रिटिश लीडर स्टैनफोर्ड इंडिया आए, उन्होंने बोला वर्ल्ड वार के बाद हम इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का मौका देंगे। लेकिन मुस्लिम बोला नहीं, 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 तुमको अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का मौका देना पड़ेगा। हिंदू के लिए इंडिया और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान देना पड़ेगा। ये मुस्लिम लोग के लिए डिमांड थी और दोनों के अपने-अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज़ भी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ऐसे डिमांड कर रही थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। ये लास्ट में ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया में। इस मिशन ने बोला 2 असेंबलीज़ नहीं होंगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। अब ये प्लान मुस्लिम लीग को थोड़ा ठीक लगा। अब क्यों ठीक लगा वो आगे हम पढ़ेंगे, क्यों ठीक लगा था। तो उन्होंने इसे पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि तब कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन तब आया कभी 1946 में, तो मुस्लिम लीग ने ये पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया था। पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया था, क्यों एक्सेप्ट कर लिया था वो हम आगे बताएँगे। तो कंक्लूज़न ये है कि पूरा प्रोसेस 1934 से शुरू हुआ था और एम.एन. रॉय ने दिया था। बाद में कांग्रेस ने इस डिमांड को माना। 1935 में कांग्रेस का एक क्लियर विजन आया था 1938 में और ब्रिटिश ऑफिसर ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था अगस्त ऑफर में। फिर क्रिप्स मिशन भेजा था, वो भी फेल हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने फाइनल प्लान दिया, क्योंकि फाइनल प्लान इसमें देखो पार्शली जो मुस्लिम लीग थे ना, वो पार्शली एक्सेप्ट भी कर लिए थे। इसीलिए फाइनली क्रिप्स मिशन को फाइनल कर दिया गया और इसी से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसे अब हमारे लीडर ने मिलकर संविधान लिखे, जो 1950 में लागू हुआ। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। स्टार्ट कभी हुआ था? 1934 से। कौन किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन-कौन से लोग थे असेंबली में? देखो, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। देखो, अब हम आते हैं 1946 पर, जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। बात कभी हुआ था? 1934 से शुरू हुआ था, बात करते-करते 1946 तक आ गई थी और संविधान लागू कभी हुआ? 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 को बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई और फाइनली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैबिनेट मिशन का प्लान का रोल क्या था। कैबिनेट मिशन आया था ना, ये देखो कैबिनेट मिशन, ये देखो कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसमें पार्शियली मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कैबिनेट मिशन प्लान का? देखो 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसे बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी थी। प्लान क्या था? टोटल मेंबर कितने लोग थे? टोटल मेंबर 389 मेंबर थे, जो कि 290 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए थे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि ब्रिटिश इस पे डायरेक्ट रूल करता था। ब्रिटिश इस जगह पे डायरेक्ट रूल करता था और 93 प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ट्रिमकोर। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता था? जो यहाँ के इंडियन जो रूलर थे ना, इंडियन राजा लोग थे। इंडियन जो रूलर थे ना, ये रूलर ब्रिटिश के अंडर ही रहते थे, लेकिन एक्चुअल में रूल इंडियन रूलर ही कर रहे थे, लेकिन ये ब्रिटिश के अंडर थे, तो ये ब्रिटिश को टैक्स वगैरह भरते थे, लेकिन ये राज खुद करते थे, तो उन्हीं को प्रिंसली स्टेट कहते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया से 296 सीट में डिवीजन हुआ। अब देखो ब्रिटिश इंडिया में जो 296 सीट थे ना, इसमें भी डिवीजन हुआ। इसमें 11 गवर्नेंस प्रोविंस के लिए, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल, आसाम। 11 गवर्नर्स का मतलब क्या होता था? यहाँ पे गवर्नर डायरेक्ट रूल करता था। ठीक है, यहाँ जैसे आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे गवर्नर हुआ करता था। समझ में आया? और जो 4 सीट थे ना, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए था। यानी यहाँ पे जो सबसे सीनियर ऑफिसर था, जैसे सीएम होता है, वैसे यहाँ पे कौन था? चीफ कमिश्नर थे। 4 ऐसे स्टेट थे, दिल्ली था, अजमेर मेवाड़ था, कुर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। समझ में आया ना? ये जो 296 सीटें थी, इसमें से 11 गवर्नेंस प्रोविंस के लिए था और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए था। ये नाम याद रखना, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, समझ में आया? थर्ड स्टेप क्या हुआ? सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? देखो, हर प्रोविंस मतलब स्टेट राज्य जिसे कहते हैं, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जो स्टेट का पॉपुलेशन के हिसाब से सीट मिली। रफली एक सीट मतलब 10 लाख, यानी 1 मिलियन लोग, मतलब समझ लो यूपी है। ठीक है, अब सीट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ऐसे सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये यहाँ पे रहने वाले लोग की पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, कम से कम रफली। तो एक सीट ये हो गया। यहाँ पे भी 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो यहाँ दूसरी सीट हो गया। फिर यहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन हो गई 3, फिर यहाँ पे 10 लाख 4, ऐसे मतलब 10-10 लाख पे सीट को बांट दिया गया। 10 लाख का मतलब एक सीट।
और हर प्रोविंस का सीट पे 3 कम्युनिटीज़ के बीच बाँटी गई। हर प्रोविंस में सीट जो 3 कम्युनिटीज़ के बीच में बाँटी गई, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए भी और जनरल कैटेगरी। इसमें सब लोग आते थे एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख। मतलब ये जो सीटें पूरी बाँटी गई थी ना, ये 3 लोगों की कैटेगरी में थी, रिलीजन के नाम पे। पहले था मुस्लिम लोग, दूसरे थे सिख लोग और तीसरा था जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी इसमें सब आते हैं, बुद्धिज़्म आते हैं, क्रिश्चियनिटी आती है, हिंदुइज़्म आते हैं, सिखिज़्म का नहीं, सिखिज़्म तो अलग ही था, जैनिज़्म आते हैं, सब आते थे इसमें। 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था, याद रखना। अब इलेक्शन का सिस्टम आ गया। हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को उन्हीं की कम्युनिटी के एमएलए को इलेक्ट करना था। मतलब देखो, मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, सिख के लिए सिर्फ सिख और जनरल के लिए जनरल कैटेगरी, जैसे हिंदू हो गए और उसके बाद जैनिज़्म हो गई। इन लोगों को सिर्फ देखो अपने-अपने मेंबर को इलेक्ट करना था। मतलब ये समझ लो, ये मुस्लिम मेंबर है, खड़ा हुआ है, तो इसको सिर्फ मुस्लिम लोग मिलके ही वोट करेंगे। ये हिंदू खड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसको हिंदू लोग ही वोट करेंगे। ऐसा था यहाँ पे। हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को उनके ही कम्युनिटी के यानी एमएलए को इलेक्ट करना था। ये इलेक्शन प्रोसेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ का सिस्टम से होता था, जिसके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता था। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, समझ लो। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में 5 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर इसमें खड़े हुए हैं। अब मैं वोट करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए जो सेकंड नंबर पे है ना, जो सेकंड नंबर पे है, इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कि पहला मेरे लिए ये है। नंबर देना पड़ता था जो जो तुम्हारे कैंडिडेट थे। 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग के नंबर, पहले पहले तो मुझे ये चाहिए था कि ये बंदा जीत जाए। दूसरा, अगर ये ना जीत पाया तो इसको जीतना है। तीसरा, इसको जीतना है। देखो, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था ना, उसमें क्या होता था, देखो 5 लोग खड़े हैं, अब ये 5 लोगों को ना, समझ लो जो दूसरे नंबर पे खड़ा है उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। प्रेफरेंस के हिसाब से चलता था, जो दूसरे नंबर पे खड़ा है, पहले नंबर पे खड़ा है, उसको मैं दूसरा प्रेफरेंस दे दूंगा। और जो पहले नंबर वाले सबसे ज़्यादा लोग होंगे, मतलब ज़्यादा लोग उसको पहला नंबर दिए हैं, वही 50+ जो रहता था मेजोरिटी में, उसको ही इलेक्ट कर लिया जाता था। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सारा का सारा वोट इसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस देना पड़ता था, 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, उसी को बोलते हैं। यानी हर वोटर को अपने पसंद के ऑर्डर में कैंडिडेट को रैंक करना होता था। ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मेरा सेकंड चॉइस है। बोला ना, समझ लो 5 लोग खड़े हैं, समझ लो 3 लोग खड़े हैं, 1 2 3, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये मेरा सेकंड चॉइस है, ये मेरा थर्ड चॉइस है। चॉइस के हिसाब से रैंक देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट के मेंबर। जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे, जो ब्रिटिश के डायरेक्ट रूल में नहीं आते थे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन रूलर यानी खुद नॉमिनेट करते थे। प्रिंसली स्टेट समझ लो ये है, यहाँ का एक राजा होगा, ठीक है, ये राजा बोलेगा कि मेरे तरफ से भैया ये आदमी जाएगा, तो ये आदमी चला जाता था, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। मतलब उन स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था, वो नॉमिनेटेड के थ्रू जाते थे। फिर स्टेप 6 क्या हुआ, कैसे असेंबली थी। देखो असेंबलीज कैसे थी। सो ये पार्शली इलेक्टेड थे, क्योंकि इलेक्टेड ये जो सब लोग थे, ये सब जो लोग थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें तो पार्शली इलेक्टेड थे, बस पार्शली नॉमिनेटेड थे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट वाले थे। और मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया था, इसमें डायरेक्ट वोट नहीं दिया था। उस टाइम पे एडल्ट फ्रेंचाइजी सबको वोट करने का राइट नहीं था, सिर्फ कुछ लोगों का ही वोट था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिश के अंडर ही थे ना, और ब्रिटिश के अंडर के लिए मनी जिसके पास ज़्यादा हो, एजुकेशन हो, स्टेटस हो, ये सब मैटर करता था। इसीलिए उन्हीं लोग मिलके सिर्फ कुछ ही लोगों ने वोट दिया था। फिर 7th स्टेप में क्या होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है जुलाई और अगस्त में 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीत गए थे, 293 सीट में से मुस्लिम लीग 73 और अदर एंड इंडिपेंडेंट जो खड़े थे 15 सीट जीते थे। लेकिन ये जो 93 सीट थी ना, 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट को के लिए था, वो खाली रखी गई, क्योंकि उन्होंने पहले पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो भी प्रिंसली स्टेट के लोग थे ना, वो कभी 93 सीट पे के लिए गए ही नहीं, मतलब इलेक्शन में, वो तो खाली ही रह गया था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीट जीता था। तो 8th स्टेप पे क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन, यानी सभी समाजों के लोग। देखो, इवन दो असेंबलीज डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, फिर भी इसमें हर सेक्शन के लोग थे। हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, विमेन भी थी। बस एक बड़े लीडर महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी ऑलमोस्ट सब ग्रेट पर्सनालिटीज उसमें थे। सोचो, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ था, सब लोग उसमें इलेक्ट हो गए थे, वो भी सब कम्युनिटी के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही कम्युनिटी के लोग थे, उसमें सब कम्युनिटी के लोग थे, सिर्फ एक नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। इतने बड़े लीडर थे, लेकिन कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, बल्कि सब पर्सनालिटीज, जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे, वो पार्ट लिए थे। तो इन शॉर्ट में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आता है 1946 के असेंबलीज बनाने के लिए। टोटल मेंबर कितने थे, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 प्रिंसली स्टेट के थे। तो प्रिंसली स्टेट वाले तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किए। 296 में से 209 सीटें, शायद 209 सीट कौन जीता, 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई थी, सिर्फ एक सीट हारी थी। सोचो, इतना बड़ा दबदबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
सीट कितना कैसे था, पॉपुलेशन के हिसाब से बटा हुआ था, एक सीट मतलब 10 लाख इक्विवेलेंट था। 3 कम्युनिटीज़ के बीच में बटा हुआ था, मुस्लिम, सिख, जर्नल। इलेक्शन कैसे था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि चॉइस के हिसाब से वोट करना पड़ता था, सिंपल लैंग्वेज में। चॉइस दो, ये एक नंबर मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये सेकंड मेरा चॉइस है, चॉइस के हिसाब से अपने मेंबर को इलेक्ट करना होता था। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है, मेंबर नॉमिनेटेड बाय द रूलर। रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस ने 2008 से 208 सीटें जीत गई, मुस्लिम लीग 73, अदर 15। ऑल सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन से एक्सेप्ट महात्मा गांधी। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज कैसे काम कर रही थी, देखो। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज 1946 में से लेके 50 तक। 1946 में तो बना, और बनने के बाद लागू कभी हुआ 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारा संविधान बना था यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको लागू कर दिया गया था कभी 1950 में। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी तो अब बारी थी उसके काम शुरू करने की, मतलब संविधान लिखने की। असेंबलीज तो बन गई, अब काम, मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखने का। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होता है। असेंबलीज बन जाती है, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को असेंबलीज की फर्स्ट मीटिंग हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मुस्लिम लीग ने की मीटिंग में बॉयकॉट कर दिया। ये देखो, मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता था, देखो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीत गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बोले कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे मीटिंग में। वो चाहते थे कि एक अलग पाकिस्तान दिया जाए, इसीलिए पहली मीटिंग में सिर्फ 207 मेंबर ही आए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, तो 207 मेंबर आए क्योंकि उनका डिमांड था पाकिस्तान का। स्टेप 2 क्या कहता है, टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये असेंबली समझ लो है, ठीक है, ये बड़ा सा असेंबली है जहाँ पे ढेर सारे मेंबर बैठे हैं। इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन, क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके चेयरमैन। सबसे पहले मीटिंग में सबसे बड़ा यानी ओल्डेस्ट मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। इनको इसलिए चेयरमैन बनाया गया क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, यानी सबसे बूढ़े मेंबर थे, और ये प्रैक्टिस फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिस्टम से ली गई थी। फ्रांस में एक प्रैक्टिस होती थी कि जो सबसे बूढ़ा रहेगा ना वो चेयरमैन ही लीडर बन जाएगा। तो ये असेंबली था, ठीक है, ये असेंबली था। ये असेंबली का लीडर कौन रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों, क्योंकि सबसे बूढ़े थे। ये इस आइडिया कहाँ से लिया गया था, ये फ्रांस से लिया गया था। मतलब शुरू में एक सीनियर मेंबर को टेम्परेरी हेड बना दिया जाता था, और कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब परमानेंट कौन थे, देखो परमानेंट चेयरमैन बने प्रेसिडेंट। इस असेंबली का जो चेयरमैन होगा ना वो बनेगा इंडिया का प्रेसिडेंट। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इलेक्ट होके बन जाते। टेम्पररी कौन बनाते हैं, एस सिन्हा बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। लेकिन बाद में कौन बनता है परमानेंट चेयरमैन, जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट बना दिया गया। यही लेटर में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। यानी 2 दिन के बाद क्या हो गया, परमानेंट, पहले तो टेम्पररी सेलेक्ट के लिए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और 2 दिन के बाद बोले कि हम राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाते हैं। बाद में वो जाके इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जनवरी 25 में 1947 में एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। नाम सब याद रखना, जो भी नाम बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यहीं पे कंफ्यूजिंग होता है और यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एस.सी. मुखर्जी। 25 जनवरी 1947 को एस.सी. मुखर्जी बना दिए गए थे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट जो टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। बाद में असेंबली ने डिसाइड किया कि 2 प्रेसिडेंट होंगे, इसीलिए 16 जुलाई को बी.टी. कृष्णमाचार्य को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये भी नाम याद रखना भाई, जितने भी नाम है सब नाम ही तो इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा कि दोनों वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था। एक का नाम था एस.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णमाचार्य। 2 लोग थे, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से सिर्फ लिमिटेड लोग वोट दे सकते थे, जिन्हें टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वोटिंग का राइट मिलता था। इसलिए असेंबलीज में डायरेक्टली सब लोगों के वोट से इलेक्ट नहीं हुए थे। क्यों, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 चल रहा था, और उस टाइम पे जो मतलब वोट देने के कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया था, जिसके पास टैक्स हो, प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन हो, सिर्फ उनको ही वोट करने का राइट मिलता था। तो इन शॉर्ट में क्या होता था, फर्स्ट मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को 207 मेंबर मुस्लिम लीग ने एब्सेंट थे क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, 9 दिसंबर 1946 को ऑन द डे जिस दिन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग थी उसी दिन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। लेकिन परमानेंट चेयरमैन 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना देते हैं, वहाँ का
चेयरमैन परमानेंट, यही जाके आगे के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? 25 जनवरी 1946 को एस सी मुखर्जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? 16 जुलाई 1946 को बी टी कृष्णमाचार्य को तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मतलब दो लोग वाइस प्रेसिडेंट थे, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचार्य। तो सिंपल समरी ये है कि 9 दिसंबर 1946 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ने अपना पहला सेशन किया, जिसमें डॉक्टर सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया और लेटर एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट बने थे। मुस्लिम लीग ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो अलग पाकिस्तान का चाहते थे। ठीक है, अब क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यही तो पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या है? ये पिलर है, यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा होता है। बिगिनिंग कहाँ से होता है? डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? दिसंबर लिखा है पर एक्चुअल में 13 दिसंबर 1946 है। ठीक है, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में एक हिस्टोरिक प्रपोजल रखा जिसे कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन सा मेन इंग्रेडिएंट होगा, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये रेजोल्यूशन एक गाइडिंग मैप था जिसमें लिखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा और कौन से आइडियल के बेस्ड पे होगा। मतलब ये एक इंग्रेडिएंट यानी जो मेन मसाला है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये गाइडिंग मैप की तरह था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन कौन से आइडियल के बेस्ड पे होगा, ये पूरा लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या क्या लिखा हुआ था, सवाल तो यही उठता है। सोचो, जैसे नेहरू जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें उन्होंने लिखा था हमारा देश कैसे होगा, आज़ाद होगा, जब आज़ाद होगा कैसे होगा। चलो इसको एक एक पॉइंट को सिंपल वर्ड में समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि यही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, वही था, यानी मेल मसाला तो यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको नेहरू जी ने प्रपोज किया था। तो पहला ये था, इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। सोचो, इंडिया एक इंडिपेंडेंट बनेगा, यानी मतलब अपनी डिसीजन खुद लेगा, किसी और के ऊपर या प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेगा। सॉवरेन होगा, यानी अपने फैसले खुद लेने वाला है। सॉवरेन का मतलब है कि इसके ऐसा नहीं कि ब्रिटिश जाके पूछेगा या ब्रिटिश जो बोलेगा वो करेगा या कोई और कंट्री जाके बोलेगा वो करेगा। ये अपने फैसले खुद लेगा भाई, जो इसको अच्छा लगेगा वही ये करेगा। और रिपब्लिक का मतलब है जहां लोग अपने रूलर चुनते हैं वो देश होगा, यानी यहाँ पे लोग चुनेंगे कि कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। जो यहाँ का रूलर होगा, रूल जो करेगा वो लोगों से इलेक्ट होगा, लोग उसे इलेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको रिपब्लिक कहा गया है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये पूरी आज़ाद है, ये किसी के दबाव में नहीं है। सॉवरेन का मतलब है कि ये अपना जो फैसला है खुद लेगा, ये किसी के दबाव में फैसला नहीं लेगा। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यूनाइटेड इंडिया, यानी सभी टेरिटरीज जो थे, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविनेंस जो थे, प्रिंसली स्टेट्स हैं, और सभी रीजन जो जुड़ना चाहे मिलकर एक स्ट्रांग यूनियन बनाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी ये जो इंडिया बहुत बड़ा था, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट भी थे और कुछ स्टेट थे जो ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, वो और जो प्रिंसली स्टेट थे दूसरा, और तीसरा जो आगे जाके मिलने वाले थे, मतलब हमको खुद इंडिया में ज्वाइन होना था, ये तीनों को मिला के एक बड़ा सा यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए। इसी को बोला गया कि मतलब यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना गया, यूनियन बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। थर्ड पॉइंट ये कहता है इंडिया विल हैव देयर ओन पावर। हर स्टेट के पास अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर होंगे, लेकिन कुछ पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर एक्सेट्रा। अब देखो, स्टेट में क्या होता था, स्टेट अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन जो मेन पावर था ना वो सेंट्रल के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया। मतलब यहाँ पे स्टेट को भी राइट देने की बात की गई है। ये आइडिया ही बाद में फेडरल सिस्टम आया। फेडरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सुनो, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब ये होता है कि सेंटर भी रहेगा और प्लस स्टेट भी रहेगा, दोनों लोग मिलकर रूल करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ही रूल करेगा, और ऐसा भी नहीं कि स्टेट अपने हिसाब से रूल करेगा, नहीं, दोनों मिलकर रूल करेंगे। कुछ चीज़ों में सेंटर रूल बनाएगा, कुछ चीज़ों में स्टेट रूल बनाएगा। जैसे डिफेंस का रूल हो गया, फॉरेन का रूल हो गया, यहाँ पे सेंटर का रोल ज़्यादा होगा। और जो बाकी चीज़ होगा, जैसे पुलिस का हो गया, हेल्थ का हो गया, एग्रीकल्चर का होगा, ये सब स्टेट बनाएगा। तो इसीलिए फेडरल सिस्टम होगा, मतलब दोनों मिलकर बनाएंगे। 4 पॉइंट में क्या कहता है? पावर बिलोंग टू द पीपल। देखो, इंडिया में सारी पावर लोगों से आएगी, क्योंकि लोग ही तो वोट करेंगे तो वही जाके आगे मतलब पीएम बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो पावर है पीएम का वो लोगों से ही आया है, क्योंकि उन्होंने ही वोट किया है। यानी इंडिया की सारी पावर लोगों से आई है। तो यहाँ पे जो पावर था ना, वो सारी पावर जो है लोगों से आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही तो पीएम को चुना है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के लिए और कानून के द्वारा बनेंगे।
इसीलिए कहा गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रियम्बल में लिखा गया है। प्रियम्बल में ये लिखना वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हम है ना वही इंडिया में होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पावर है सारी हम लोगों से, यानी वी मतलब हम जो सिटीजन हैं उनसे पावर आएगा। फिफ्थ क्या कहता है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम फॉर ऑल, सब सब लोगों को मिलेगा। जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वालिटी मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सबको मौका मिलेगा। सोशल का मतलब है किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया कि सबको काम करने का मौका मिलेगा। पॉलिटिकल का मतलब है सबको वोट करने का मौका मिलेगा। इक्वालिटी मतलब स्टेटस जो सबका रहेगा, चाहे वो आम सिटीजन हो या कोई बहुत बड़ा आदमी हो, सबका स्टेटस एक जैसा रहेगा। कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई तू पैसा कम कमाता है तो तेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा। जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ओकेशन, एसोसिएशन और एक्शन, लेकिन सब फ्रीडम लॉ और मोरालिटी के अंदर ही रहेंगे। देखो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कल को उठ के आप कुछ भी किसी के साथ भी कर दो। जैसे आप अपने घर में मतलब साउंड बजा रहे हो जोर जोर से, तो बाजू वाले को डिस्टर्ब होगा और आप बोलो ये तो मेरा फ्रीडम है। ऐसे फ्रीडम नहीं होता, दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए। इसीलिए कहा गया है, लेकिन ये फ्रीडम लॉ और मोरालिटी के अंडर ही रहेंगे ताकि दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब ना हो। तो सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी एंड द बैकवर्ड क्लास। माइनॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे और बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल सेफ गार्ड होंगे ताकि वो भेदभाव में ना हो। ये उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, ताकि जो बाकी लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, भेदभाव ना करें। सेवंथ पॉइंट यह कहता था नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इंडिया अपनी टेरिटरी, यूनिटी और सॉवरेनिटी यानी जमीन, समुद्र और हवा पर पूरा ध्यान रखेगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगा। जो इंडिया था ना वो पूरा इंटीग्रेट एंड सॉवरेनिटी रहेगा, एकजुट मिलकर रहेंगे, इसको कोई तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं। वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमैनिटी, इंडिया दुनिया में पीस और ह्यूमन वेलफेयर का अपना योगदान देगा और हमारा फर्ज होगा कि एक सिविलाइजेशन नेशन के रूप में। समझ में आया, ये 8 पॉइंट था। तो अब बन तो गया ये, मतलब कौन ये था ऐसा, मतलब ये था अपना रेजोल्यूशन था। रेजोल्यूशन में यही सब था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होगा। अब ये अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को एक एनॉमिनेशन यानी सबके सपोर्ट्स में पास हो गया। कोई इसको अगेंस्ट में जाके वोट नहीं किया, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कभी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गया द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में लिखा है। यही जो प्रियम्बल है ना, इसमें ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी प्रियम्बल में ही कौन संविधान में क्या क्या है तुम पता लगा सकते हो, कौन कौन से इसकी आइडियोलॉजी है, क्या क्या इसका बेसिस है, तुम पता लगा सकते हो। क्योंकि वही तो बाद में जाके प्रियम्बल बन गया हमारे देश में, और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे वही लिखा हुआ है। सो सिंपल समरी क्या है, इंडिया विल बी द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ऑल टेरिटरी विल बी यूनाइटेड एज अ वन नेशन, India will be have autonomy within the union. Power come from the people. Justice, equality, freedom for all. Protection for the minority and the weaker section. Maintain unity and sovereignty. Promote world peace and the humanity. ये 8 पॉइंट याद रखना, यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन एसेंस। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे चेंज बाय द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो आगे यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे अभी हम लोग ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।